everyone, this is Govind Sharma and your chemistry mentor. Today we are discuss about most important topic ionization energy. अपना चैप्टर पीरियोडिसिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें हम देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उन फैक्टर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इसका क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसका वेरिएशन। वेरिएशन किसमें देखेंगे? पीरियोडिक टेबल में, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इसमें क्या होता है और डाउन डाउन अप टू डाउन जाने पे इसमें क्या वेरिएशन होता है। अब ये डिस्कस करने से पहले बात करते हैं हम पीरियोडिक टेबल के बारे में। उसका फॉर्मेट जो हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि अपनी पीरियोडिक टेबल होती है, इधर क्या होता है अपना एस ब्लॉक होता है, मिडिल में क्या होता है अपना डी ब्लॉक और राइट साइड में क्या होता है अपना पी ब्लॉक, और अब नीचे जो लिखा रहता है वो क्या होता है अपना एफ ब्लॉक। अब ये फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अपनी एटॉमिक रेडियस। तो उसके बारे में क्या है, एटॉमिक रेडियस के बारे में उसका वेरिएशन हमें पता होना चाहिए कि अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस अपनी डिक्रीज होती है। ये सारी बातें मैं क्यों रिकॉल करा रहा हूं आपको, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हम जब इसके फैक्टर हम देखेंगे तो इसमें एटॉमिक रेडियस उसके साइड का क्या फैक्टर भी आएगा, इसलिए हमें ये दिमाग में माइंड में होना चाहिए। बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक एटम बनाता हूँ, ये एक एटम है, मेरे को आप लोग बताना, ठीक, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है यहाँ से। अब मेरे को ये बताओ कि हमें अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करना है इसकी आउटर मोस्ट सेल से, इससे रिमूव करना है, तो यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो ये एनर्जी रिलीज करेगा या हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सके। तो होता क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगा हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या है, एनर्जी हमको देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ हमने डेल्टा ई मान लो एनर्जी इसको दी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हुआ। अब एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो इसका क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। मान लो ये एटम है और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हमें जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है इसके लिए हमने इसको एनर्जी दी है कुछ अमाउंट, तो वही क्या होगी, अपनी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। हम इसको लिख लेते हैं, इसको द एनर्जी required to remove an electron from outermost cell of an isolated gaseous atom। ओके, अब इस डेफिनेशन में आपको एक नया वर्ड मिल गया, आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसको भी समझेंगे हम, आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं इसमें, कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, पर मोल ऑफ एटम्स के लिए। इट इज डिफाइंड फॉर पर मोल ऑफ एटम्स। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी जो हमने एग्जांपल समझा वो ओनली मैंने एक एटम लेके समझाया आपको, ठीक है। ये क्या है, एक एटम, ठीक। लेकिन हम जो है कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिफाइन करते हैं पर मोल ऑफ एटम, मतलब एक मोल एटम्स के लिए, मींस 6.022 into 10 to the power 23
एटम्स। अगर हम इतने एटम्स हम लें और उनको एनर्जी हम दें जिससे कि उनके इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो हमें जितनी ओवरऑल एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी वो क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम। बात करते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम की। लेट्स सपोज ये कोई मेटल का क्या है, शीट है, कोई भी टुकड़ा है, शीट मान लो आप, जो भी है। अब इसमें क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, हमें नहीं पता कितने। तो आइसोलेटेड करने का मतलब क्या है? यहां से मैंने एक एटम उठाया और इसको फ्री कर दिया और सभी एटम से, ये जितने भी एटम है यहां से हमने एक एटम निकाल लिया और इसको फ्री फ्रॉम अदर एटम, क्या लिख देंगे हम? फ्री फ्रॉम अदर एटम्स। और इसकी फेज कौन सी होनी चाहिए? गैसियस फेज होनी चाहिए। हमने ये जो लिखा है आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब जितने भी एटम थे इस सीट के अंदर, हमने एक एटम यहां से निकाला, उसकी फेज क्या है? इसका मतलब क्या है? आइसोलेट करना। जैसे कोरोना टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आइसोलेशन में रखते थे, मींस सभी लोगों से दूर, एकदम फ्री, अलग अलग रूम में रखते थे, तो उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड, बिल्कुल एकदम फ्री है अलग सभी एटम से, तो वो क्या है? आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, अब मैं आपको दो वैल्यू देता हूं, मतलब एक रिएक्शन लिखता हूं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है, कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। एक मेटल है कोई भी, ठीक, और यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो इसे पॉजिटिव चार्ज आया और इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया, ठीक। या एम कोई एटम है, मेटल नहीं, एटम। अब इसमें जो हमने इसमें एनर्जी जो दी है, मान लो कि मैंने इसको 150 जूल पर मोल दी है, इसको भी 150 जूल पर मोल दी। अब मेरे को बताओ इसमें से आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एटम इसमें स्टेट में दे रखा है, सॉलिड स्टेट में दे रखा है, यहाँ पे क्या गैसेस स्टेट में दे रखा है। तो हमने बात की आयनाइजेशन एनर्जी में आइसोलेटेड गैसेस एटम की बात की, तो यहाँ पे ये वाला जो है क्या होगा? रॉन्ग होगा। ये वाला क्या होगा? रॉन्ग होगा। जो अपनी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होगी वो इस वाले के लिए डिफाइंड होगी, इसके लिए गैसेस एटम के लिए। ओके, अब बात करते हैं हम इनके फैक्टर्स की। यहाँ तक मेरे को लगता है आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ये कोई एटम है, इसको हमने एनर्जी दी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला पॉजिटिव चार्ज, इस पर कैटायन बना, इलेक्ट्रॉन निकला, और ये डिफाइंड किसके लिए होती है? पर मोल के लिए होती है। मींस इतने एटम्स को आप जितनी टोटल एनर्जी दोगे वो उसके लिए डिफाइंड होती है। आइसोलेटेड का मतलब मैंने समझाई दिया आपको, बिल्कुल फ्री होता है एटम सभी एटम से, और वहां हमने देख लिया कि कैसे हम जो है बताएंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए होती है, या गैसेस जहां पे फेज होगी वहीं के लिए। अब करते हैं बात फैक्टर्स की। फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, आप थोड़ा सोचो आपको ये हिसाब से क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, फर्स्ट फैक्टर आपका होगा जेड इफेक्टिव, या इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। अब आयनाइजेशन एनर्जी जेड इफेक्टिव का कैसे डिपेंड करती है, कैसे इफेक्ट करता है जेड इफेक्टिव आयनाइजेशन एनर्जी को, ये देखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? जेड इफेक्टिव के। अब ये कैसे होती है इसको समझते हैं हम बायोलॉजी। ओके, आप मेरे को बताओ
मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप भी बताओ। देखो कैसे बताओगे आप। देखो मेरे पास कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक, इसमें क्या है 10 प्रोटॉन और ये अपनी आत्मोस्ट सेल है, ठीक, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और यहाँ पे कोई एटम है और इसमें 12 प्रोटॉन, ठीक, और इसमें क्या है आत्मोस्ट सेल। अब मेरे को आप लोग बताओ कि कहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे रहेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है अपना जो जेड फैक्टर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्यों? यहाँ पे 12 प्रोटॉन है, 12 प्रोटॉन है, इसका क्या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगाएंगे इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब जेड इफेक्टिव होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे मान लो कि यहाँ पे समझते हैं, जेड इफेक्टिव समझते हैं। देखो ये क्या है अपना न्यूक्लियस, ये कोई इनर सेल है और ये क्या है अपनी आउटर सेल है, एटम, ठीक। मान लो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल है, ठीक, ऐसे जनरल एग्जांपल है। अब आप मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसको क्या है अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स, और इसका भी थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स होगा यहाँ पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, ठीक। तो ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है इनर सेल में, ये क्या रिपल्सन करेंगे, रिपेल करेंगे इसको इलेक्ट्रॉन को आउटर सेल वाले को। लेकिन ये क्या है न्यूक्लियस, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो अपना जो जेड इफेक्टिव होगा, मतलब जो अपना इक्वल हमारा कितना आएगा जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, मींस इनका जो ओवरऑल कितना आएगा टोटल। यहां पे क्या है अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, यहां पे क्या हो रहा है रिपल्सन, और यहां पे क्या हो रहा है अट्रैक्शन। अब ये सिग्मा क्या है, ये होता है शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है पहले, तो उसी का ये क्या होता है शील्डिंग कांस्टेंट होता है। क्या होती है शील्डिंग, मोटा मोटी बताओ आप, शील्डिंग क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन है इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है वो आउटरमोस्ट सेल के इसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। मींस इसका जो है इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस का, इसको पूरी तरह से लगने नहीं देते हैं, इसको क्या करते हैं रिपेल करते हैं, तो उसी को बोलते हैं शील्डिंग बोलते हैं। तो शील्डिंग कांस्टेंट होता है, जेड फैक्टर ऐसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये अपना हो चुका है। सेकंड अपना क्या है साइज, एटम का साइज। तो आयनाइजेशन एनर्जी साइज को कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कैसे होती है आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एटम का जो साइज होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है, देखो यहाँ पे क्या है एक कोई मान लो स्मॉल एटम है, ठीक, और यहाँ पे क्या है लार्ज एटम, ठीक, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब मेरे को बताओ किसमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्मॉल एटम है, न्यूक्लियस का इसका अट्रैक्शन फोर्स कितना है ज्यादा है, और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या है कम है, तो क्योंकि इसका साइज बड़ा है यहाँ पे हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो साइज अगर बड़ा है, साइज अगर क्या है बड़ा है, मींस ये वैल्यू डिनोमिनेटर क्या होगा ज्यादा होगा, तो इसका न्यूमरेटर क्या होगा कम, मींस आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी, ठीक है। साइज का फैक्टर आपको समझ में आ गया। ओके, बात
करते हैं थर्ड फैक्टर की, वो क्या है, वही जो अभी हमने डिस्कस भी कर लिया है वैसे देखा जाए तो, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ये मैं आपको समझा सकता हूँ शील्डिंग इफेक्ट और ये सब क्या होता है, किसकी शील्डिंग इफेक्टिंग ज्यादा होती है, किसकी इफेक्टिव होती है, किसकी पुअर होती है। जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शील्डिंग क्या होती है, इफेक्टिव होती है, और पी और डी की क्या होती है, पुअर होती है। अगर हमारी पुअर शील्डिंग है ऑर्बिटल की, तो क्या होगा, शील्डिंग पुअर होगी, पुअर शील्डिंग होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, मतलब इंक्रीज करेगा अट्रैक्शन फोर्स। अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि जेड फैक्टर बढ़ जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक, ओके। अगर इफेक्टिव शील्डिंग है, शील्डिंग क्या है, इफेक्टिव किसकी होती है, एस ऑर्बिटल की होती है। तो यहां पे क्या होगा, इफेक्टिव शील्डिंग है तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक। मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल सब कुछ समझ में आ होगा। फर्स्ट फैक्टर अपना क्या था, जेड इफेक्टिव था, वो हमने देख लिया जेड इफेक्टिव क्या होता है और वो कैसे इफेक्ट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड क्या था अपना साइज, साइज भी हमने देख लिया, यहाँ छोटा साइज है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, यहाँ पे क्या है। थर्ड फैक्टर है अपना स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, इसके लिए क्या होगा, पुअर शील्डिंग रहेगी तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी। इफेक्टिव शील्डिंग के लिए भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर की,